हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 11th में हमने देखा था कि हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की एसआई यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। वो हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारे पास में डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन की जाती है। अब स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उनकी जो डायमेंशंस है वो इस प्रकार है। मास की डायमेंशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। पहली बात तो जैसे मास को कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से, टेम्परेचर को कैपिटल K से, करंट को कैपिटल A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिखकर ही डिनोट करेंगे और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला लिख के डिनोट करेंगे। पहली बात तो ये आपको सिंबल्स ध्यान में रखने हैं कि डायमेंशंस को इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उसके लेटर के दोनों तरफ ये बिग ब्रैकेट बना देना है। अगर मैं इस m के दोनों तरफ ये बिग ब्रैकेट बना देता हूँ, इसका मतलब ये जो m है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या डिनोट कर रहा है? डायमेंशन डिनोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हुई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की। अब स्टूडेंट्स, हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पे आते हैं। तो देखिए, जो भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका हम सबसे पहले तो उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो उसकी डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है फोर्स का। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमारा रहता है वो नॉर्मली हमारा रहता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पर मास की जो डायमेंशन है वो तो मैं लिख दूंगा कैपिटल M। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम मास की डायमेंशंस को उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की स्टूडेंट्स आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, एक्सेलरेशन जो रहता है वो रहता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारा जो टाइम पीरियड है। और वेलोसिटी जो रहता है वो बेसिकली हमारा रहता है लेंथ पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन के अंदर देखो, ऊपर आएगा लेंथ और उसके नीचे रहेगा टाइम। ओके स्टूडेंट्स, हमें डायमेंशंस ही लिखनी है केवल, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं लिखना। और नीचे टाइम पीरियड है, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? t। अब स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, जो t है वो हमारे पास में आ जाएगा l। तो हमारे पास में एक ही रहेगा, एक की पावर यहाँ पे 1 पावर, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा t⁻² -2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पर और l की पावर हो जाएगी हमारी 1। तो ये स्टूडेंट्स हो गई हमारे पास में किसकी डायमेंशन? एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसके दोनों तरफ ये बड़ा ब्रैकेट ज़रूर बना दें, जिससे हमें पता रहे कि हम फोर्स की केवल और केवल डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। मास की डायमेंशन हमने यहाँ पर लिख दी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने यहाँ पर अभी निकाली है। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी हमारी। तो हमारी फोर्स की जो डायमेंशन है वो निकल के आती है m1 L1 t⁻²। तो देखिए, इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मास जो है वो एक है, मास की एक टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में है लेंथ और टाइम के, लेंथ की पावर 1 के और टाइम का इनवर्स स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अब जब मैं डेंसिटी की डायमेंशन लिखूंगा तो मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो इसके दोनों तरफ एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखिए, मास की डायमेंशन को पुट करेंगे m। वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली वॉल्यूम की जो डायमेंशन रहती है हमारी, वॉल्यूम की डायमेंशन रहती है लेंथ का क्यूब। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें आपको हमेशा 3 लेंथ्स का मल्टीपल मिलेगा।
3 लेंथ्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो इसलिए वॉल्यूम की डायमेंशन रहती है L⁻3। तो यहाँ पर ऊपर जा कर के इसकी पावर तो हो जाएगी माइनस की, तो ये बनेगा m1L-3। और चूंकि यहाँ पर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर t लिख करके 0 कर सकते हैं, किसी की पावर 0, इसका मतलब 1 रहता है हमारे पास में। या फिर आप चाहो तो इस t को हटाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड है, तो स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन निकालना बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पर मास और लेंथ को भी लिखेंगे और टाइम को भी लिखेंगे। अब देखिए टाइम तो एक है, वो भी इन्वर्स के अंदर है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और लेंथ और मास यहाँ पर एब्सेंट है, तो इसकी जगह m0L0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला इम्पल्स का। इम्पल्स का फॉर्मूला रहता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इम्पल्स जो होता है बेसिकली डिफरेंस ऑफ मोमेंटम रहता है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यहाँ पर हमारा जो इम्पल्स की डायमेंशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आप फोर्स की डायमेंशन पुट कर दीजिए m1L1 t⁻⁻2 टाइम्स, हमारे पास में t और है एक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा m1L1 t⁻⁻1। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लास्ट हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है वर्क या फिर एनर्जी का। वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन स्टूडेंट सेम रहती है, तो आप वर्क के फॉर्मूले से भी डायमेंशन निकाल लीजिए या फिर एनर्जी के फॉर्मूले से भी डायमेंशन निकाल लीजिए, दोनों की डायमेंशंस सेम आएगी। तो यहाँ पर देखिए वर्क या फिर एनर्जी की डायमेंशन हम निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा वर्क का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क या फिर एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। वर्क या फिर एनर्जी की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशन ये रही, इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। तो सिंपली जो है इसकी डायमेंशन निकल के आएगी m1L2 t⁻⁻2। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो डायमेंशंस है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। अब आइए स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल एनालिसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस में आपके पास में यूजुअली 2 टाइप्स की प्रॉब्लम रहती है। पहली तो ये रहती है कि आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी आपको डायमेंशनलिटी चेक करनी है, मतलब आपको ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ आपको डायमेंशंस पुट करनी है। तो देखिए नंबर की हमारे पास में कोई डायमेंशन, नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मास की डायमेंशंस को यहाँ पे पुट करते हैं कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन को पुट करते हैं L⁻⁻1, और चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन का भी स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए mgh, बेसिकली ये एनर्जी की इक्वेशन है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल बताया गया है। तो अगर ये दोनों एनर्जीज़ हैं तो यहाँ पर दोनों साइड डायमेंशन सेम आनी चाहिए। अब ये देखिए हम यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करते हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, तो यहाँ पर वही डायमेंशन अप्लाई होगी जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की होती है, जो कि हमारी है L⁻⁻2। और h यहाँ पर हाइट को डिनोट करता है, तो h की जगह लेंथ की डायमेंशन आएगी। स्टूडेंट्स, इसको रिसॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा m1, यहाँ पर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1L2 t⁻⁻2, और यहाँ पर दूसरी साइड भी देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, m1 L भी यहाँ पर 2 है इसलिए L⁻2 हो जाएगा और t⁻⁻2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल आई है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो ये टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, जिस कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसमें आपको फॉर्मूले की डायमेंशन चेक करनी है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं।
तो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम ये रहती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में डिपेंडेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं देता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए। An oscillating pendulum have its time period depending upon its length, mass and gravitational acceleration. Find the expression with the help of dimensional analysis. हमारे पास में एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, तो हमें इसका टाइम पीरियड को डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो देखिए जो क्वांटिटी हमको यहाँ पर फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है हमारा वो डिपेंड करेगा, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, हमको नहीं पता कि ये लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, मास की कितनी पावर आएगी, जी की कितनी पावर आएगी। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एल की पावर अल्फ़ा है, एम की पावर बीटा है और जी की पावर कितनी है, गामा। ये हमने स्टूडेंट्स सपोज किया है यहाँ पे। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे हम, तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं k l टू द पावर अल्फ़ा, m टू द पावर बीटा एंड g टू द पावर गामा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ हमको डायमेंशनल फार्मूलाज को पुट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, t का डायमेंशनल फार्मूला तो t ही रहता है। k एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें l की डायमेंशन पुट करनी है, तो l की डायमेंशन हो जाएगी लेंथ की पावर अल्फ़ा। ये है हमारे पास में मास की डायमेंशन m की पावर बीटा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी एल टी टू द पावर -2 टू द पावर गामा। अब स्टूडेंट्स, आप इनको कंबाइन कर लीजिए आपस में। तो देखिए m की तो पावर है बीटा, l की पावर कितनी है, तो देखिए अल्फ़ा यहाँ से हो गई और गामा यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि गामा भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा प्लस गामा। और t की पावर क्या रहेगी, -2 गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 गामा। और ये यहाँ पर हमारा क्या है, t। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, सेम डायमेंशंस की पावर्स को आपस में कंपेयर करना है। तो देखिए बाय कंपेयरिंग यहाँ पे हमारे पास में कुछ इक्वेशंस मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ पर t की पावर कितनी है, -2 गामा। दैट मीन्स -2 गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से गामा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1/2। ओके स्टूडेंट्स, बीटा की वैल्यू, बीटा यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मास है ही नहीं, तो यहाँ पर मास की m की पावर यहाँ पर कितनी है, 0, तो इसलिए बीटा की वैल्यू रहेगी 0। और अल्फ़ा प्लस गामा, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ भी नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस गामा भी क्या रहेगा, 0। या फिर स्टूडेंट्स आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर m0 l0 t टू द पावर 1 तो है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में है m टू द पावर बीटा, l टू द पावर अल्फ़ा प्लस गामा और t टू द पावर -2 गामा। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, केवल पावर्स कंपेयर करनी है। m की पावर कंपेयर कीजिए, l की पावर कंपेयर कीजिए और t की पावर कंपेयर कीजिए, और हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन 1, 2 और 3 मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर हमारे पास में 3 पावर्स थी, अल्फ़ा बीटा गामा, जिसमें से मुझे गामा की और बीटा की तो पावर मिल चुकी है। अब मुझे निकालनी है अल्फ़ा की पावर। तो अल्फ़ा की पावर इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये जो गामा की वैल्यू है इसको आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा और गामा की जगह -1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स 3 ही पावर्स थी जिनकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। मैं यहाँ पर राइट मार रहा हूँ। ओके, तो अब इन तीनों पावर्स को आप स्टूडेंट्स इसमें पुट कर दीजिए।
तो देखिए हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू के एल की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, m की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 0, और g की पावर कितनी आएगी गामा, जो कि है -1/2। इसको स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू के एल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय g टू द पावर हाफ, चूँकि इसकी पावर माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और m की पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यहाँ पर t का जो एक्सप्रेशन हमारे पास में निकल के आता है वो आता है t इज इक्वल टू के अंडर रूट L/G। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा फाइनली टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस में आपको डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ सकता है, डायमेंशनलिटी चेक करने को बोल सकता है, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला फाइंड आउट करने को बोल सकता है। इन तीन टाइप के क्वेश्चन ही मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।